नमस्कार। एक बार फिर चर्चा ये है कि क्या मंत्री साधेंगे यूपी का समीकरण। जी हाँ, अगले 2 से 3 दिन में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और उस विस्तार में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है यूपी पर, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में यूपी एक ऐसा राज्य है जो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार गुरुवार को हो सकता है। इसमें 20 से अधिक नए मंत्रियों को अवसर मिल सकता है, तो लगभग 10 मंत्रियों के कामकाज में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अंतर्गत एक बड़े दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है, तो वहीं छोटे दलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहभागिता बढ़ाकर सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इसमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश से किसी दलित नेता को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग का कोई सर्वमान्य बड़ा नेता नहीं रह गया। बीजेपी मानती है कि बसपा नेता मायावती अब दलितों की एक छत्र नेता नहीं रह गई है। विकल्पहीनता के अभाव में दलित समाज एक बड़े नेतृत्व की आस लगाए बैठा है। पार्टी दलित समाज से एक बड़ा नेता उभार कर दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। रामविलास पासवान के देहावसान और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलित वर्ग की भागीदारी कमजोर हुई है। पार्टी इसे पूरा करने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि इस कोटे में रामशंकर कठेरिया की किस्मत खुल सकती है, जो आगरा से आते हैं। दलित वर्ग की बड़ी आबादी के कारण आगरा को दलित राजनीति की राजधानी कहा जाता है। इसी के साथ बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी नेता और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर दलित भागीदारी को बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी का मानना है कि इससे यूपी के साथ साथ बिहार में भी एक अच्छा संकेत जाएगा। आपको बता दें, गांधी परिवार के बड़े नाम वरुण गांधी को मंत्री बनाए जाने को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर यूपी के आंवला और पीलीभीत क्षेत्र में एक बड़ा संदेश देना चाहती है। उनके आने से पार्टी में युवा नेतृत्व के साथ साथ एक दमदार चेहरा भी मिल सकता है। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश से अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल कर पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। तो निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के सांसद बेटे प्रवीण निषाद को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें लगाई जा रही है। इसके साथ ही संभावना है कि एक ब्राह्मण नेता को भी उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यानी कि बीजेपी अब सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है और सभी वर्गों को साधने के लिए एक बड़े चेहरे को, युवा चेहरे को, दलित चेहरे को इस कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इससे पार्टी से नाराज चल रहे ब्राह्मण वोट बैंक को पार्टी के साथ लाने की कोशिश की जा सकती है। कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरा भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। बीजेपी की एक कयावत कितनी काम आएगी और उस पर विपक्ष का क्या कहना है, इसी मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें उससे पहले कि मोदी कैबिनेट में अगले 2 से 3 दिन में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। 53 मंत्री मौजूद है और इसी के साथ 20 मंत्री और बनाए जाने हैं। लेकिन क्या ये जो कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, एक नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ जो कैबिनेट में विस्तार हो रहा है, जो नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, कहीं ये 2024 की मोदी की तैयारी तो नहीं? कहीं 2022 में विधानसभा चुनाव में यूपी में फिर से सत्ता वापसी करनी है, कहीं उसकी तैयारी तो नहीं? आज इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रशांत वशिष्ठ जी मौजूद है, सपा से हमारे साथ पक्ष रखेंगे कपिल श्रीवास्तव जी, और बीएसपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हर्ष राजभर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर रही हूँ मैं कपिल जी की ओर। कपिल जी, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई है, एक नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ, क्या कुछ कहेंगे आप? कहीं मुसीबत तो नहीं बढ़ा रही है आपकी? ये किसी भी सरकार का अंदरूनी ये फैसला होता है और प्रधानमंत्री जी का कि वो अपने कैबिनेट में किसको और कब और कैसे शामिल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना फैसला है।
भारतीय जनता पार्टी की जब दो सरकारें चली उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से कि अब जनता के सामने इनका चेहरा है। और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले लोग जो ये कहते थे कि हम मिनिमम मंत्रिमंडल से मैक्सिमम लोगों को देंगे, तो ये बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वाला इनका फार्मूला कहाँ से है? तो ये लोग तो खुद ही ऐसे हैं जो बात कहते हैं उसी से उतर जाके काम करते हैं। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम परफॉर्मेंस ये कैसे करेंगे? क्योंकि एक तो हैवी जंबो मंत्रिमंडल को इन्होंने पहले ही शपथ दिलाई थी। आपको याद होना चाहिए 24 कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ 24 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो 57 की तो टीम इनकी पहले ही से। अब उसमें तुष्टीकरण की, क्योंकि आपको क्षेत्रीयता देखनी है, अब आपको ये देखना कि कहां पर 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, किस चेहरे को लाए, तो उसकी कवायद इनकी अपनी कवायद, उससे समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी या तो ये कह दें कि उनका वही फैसला गलत था, आखिर इतने दिनों तक उन्होंने मंत्रिमंडल का विकास क्यों नहीं किया? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि आपके 57 लोग अक्षम हैं और बाकी पर आपको निर्भर करना है और आपको मेथड से अपने मंत्री बनानी है और आगे आपको देश चलवाना है? क्योंकि देश की जीडीपी तो -7% है, बेरोजगारी दर जो है वो 23% है। 7 वर्षों में मोदी जी की कैबिनेट ने 51 लाख करोड़ रुपए विदेशों से कर्जा लिया हुआ है, जो कि पिछली 65 वर्षों की जो सरकार, जिसमें अटल बिहारी जी की भी सरकार शामिल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशों से केवल 45 लाख करोड़ रुपए लिए। तो कहां गया वो 51 लाख करोड़ रुपए? उसका भी इनके पास डाटा नहीं है। इन्होंने आरबीआई एक्ट की धारा 7 और 8 में परिवर्तन करके उर्जित पटेल ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक इतिहासकार को के हाथ में जो है वो आरबीआई रख दी, जो कि इकोनॉमिक्स नहीं है। और आप सोच लीजिए कि वहां से 2.5 लाख करोड़ रुपए अलग अलग मद में 4 बार में ये ले चुकी। वो रिजर्व फंड आपने लिया जो कभी चीन के युद्ध में किसी सरकार ने नहीं लिया, 3-4 पाकिस्तान के युद्ध में नहीं लिया। और मोदी सरकार किस देश से युद्ध कर रही है और कौन से 51 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने वहां से ऋण उठाया हुआ विदेशों से, बावजूद इसके अपने रिजर्व खाली कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम है? इन्होंने पुरातन कमाई जो हमारी सरकार की प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं। प्रशांत जी आपके पास भी आ रही हूँ मैं, कपिश जी प्रशांत जी के पास भी जा रही हूँ, आपके तमाम सवालों को जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले प्रशांत जी से एक कमेंट लूंगी मैं। प्रशांत जी, ये जो इतने तेवर के साथ, इतने लाव लश्कर के साथ जो कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दल बदलू नेता घर वापसी कर रहे हैं, उनके डर से ये बदलाव किया जा रहा है, या फिर जो नाराज मंत्री है, नेता है, कहीं ना कहीं उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है, ये डर मन में है बीजेपी के? नमस्कार, धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया। ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई इसमें विषय बड़ा नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। 81 मंत्री रह सकते हैं, अभी हमारे 53 हैं, तो अभी और हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के मित्र खामखा के कमेंट उसमें कर रहे हैं, पूरा भाषण दे रहे हैं। डिबेट करिए, भाषण मत दीजिए यहाँ पर। ये डिबेट का स्थान है। दूसरा विषय, ये हम लोग चाहते हैं, भाई हमारी पार्टी की नीति रही है कि जो भी योग्यता है उसका प्रयोग हो और योग्यता हो। हमारे पास विभिन्न वर्गों से बहुत सारे नेता हैं, एक से एक योग्य नेता पड़ा हुआ है, सबकी योग्यता का उपयोग होना चाहिए राष्ट्र के निर्माण में। इसमें कोई विषय विशेष नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन प्रशांत जी, इनका कहना है कि इतने समय से क्यों विस्तार नहीं किया गया, क्यों विकास नहीं किया गया, और बाकी जिन लोगों को हटाया गया यानी कि उनमें योग्यता नहीं है। नहीं, ये तो सरकार का विषय है ना, योग्यता नहीं है वो अलग विषय। हटाया कहाँ, किसको हटाया गया? उनको भेजा गया है, गवर्नर बने हैं थावर चंद जी और जो भी लोग गए हैं। तो मैं योग्यता का विषय, मतलब और भी नए लोगों को भी 30 सीटें खाली हैं, उनको भरने का विषय है। ये कोई विषय किसी को हटाने का नहीं है कोई। और ये भाई साहब कह रहे थे कि 57 अयोग्य हैं। एक मिनट कबीर जी, मैं बीच में नहीं बोला था। 57 अयोग्य मंत्री हैं, 57 अयोग्य हैं, तो सबके सारे मंत्री हटाए जा रहे हैं क्या? जो आप अयोग्य घोषित कर दिया आपने उनको। हमारे सारे लोग जितने भी हमारे मंत्री हैं सब योग्य हैं और सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
लेकिन कपिल जी का कहना है कि सारा ध्यान अभी नरेंद्र मोदी का कैबिनेट पर है, चुनाव पर है, मंत्रियों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी अब नेताओं को, मंत्रियों को बनाने में लगी हुई है। ये कपिल जी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस गवर्नमेंट है हमारी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो यूपी की हो। और ये तो भ्रष्टाचार के जनक हैं। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है, घोटालों की पार्टी है। घोटालों की सरकार रही 12 से लेकर 17 तक इनकी। टोटल कितने घोटाले हम गिनाएं आपको? तो ये भ्रष्टाचार पर तो हमारा 0 टॉलरेंस है। आप बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है, कौन सा घोटाला हुआ है, बताइए, आप नाम कीजिए ना। फ्रांस के अंदर रॉकेट की जांच कर रही है न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और अगर रफाल के अंदर फ्रांस और भारत दोनों शामिल थे रक्षा सौदे के अंदर, और वहां पर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, तो आप कैसे पल्ला डाल सकते हैं? आप सिर्फ इसलिए पल्ला डाल लेंगे कि आपने जिनको राज्यसभा एक मिनट कपिल जी, जो आप बात कर रहे हैं इंडिया की नहीं है। क्या भारत का कोर्ट जांच कर रहा है क्या? इंडियन कोर्ट जांच कर रहा है क्या? आप मुझे बताइए, भारत वर्ष का न्यायालय कोई जांच कर रहा है क्या? भारत वर्ष का न्यायालय कोई जांच कर रहा है? ये प्रायोजित जांच है, प्रायोजित तरीके से जांच कराई जा रही है। और ये केवल एक एनजीओ ने एक कंप्लेंट अपना किया है, एक शिकायत दी, उस पर हमारी जांच है। इसका कोई बोल नहीं है। अगर मिश्रा जी को आपने बताते हो भी क्या खटा दी, तो आप बताइए ना कि भ्रष्टाचार जब आप हटेंगे तब ना बताएंगे। और मेरा प्रश्न का जवाब, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। पूरी सीबीआई ने आज तक पूरा सबसे आजाद हुआ 3.9% बगीचा जी की आवाज बहुत गूंज रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कपिल जी, प्रशांत जी से भी जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ बीएसपी से पक्ष रखने के लिए हर्ष जी जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, आपके पास आ रही हूँ, कमेंट आपसे ले रही हूँ। बीजेपी का कहना है कि अब दलितों के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है, मायावती का भी उन्होंने कहा है। ऐसे में अब दलितों को साधने के लिए एक दलित नेता भी इस कैबिनेट में शामिल हो सकता है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग छिटक सकता है बसपा से। क्या कुछ प्रतिक्रिया? हमको समय देने के लिए नमस्कार सभी लोगों को। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खास करके एकदम घिसिक चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जाति की राजनीति करते हैं कि एक जाति की, जैसे कि अभी आपने बताया कि अनुप्रिया पटेल जी को भी इसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार। इसके पहले उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? क्यों? क्योंकि एक जाति का उनको वोट ले लेके अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, गठबंधन में इनके साथी थे। आप इसमें क्या सुनिए, हमारी बात सुनिए। जब आप लोग बोल रहे थे तो हमने एक भी बार कुछ नहीं कहा, पूरी बात तो सुना करिए। एकदम आप लोग जिम्मेदार हैं तो बात तो सुना करिए पूरी। तो हमें ऐसी क्या खटपट ऐसी हो गई कि ये गठबंधन को आपके दबाव बनाए, और इस परिस्थिति में आज उत्तर प्रदेश का 6 महीने चुनाव रह गया है, उसमें इस जाति के विशेष करके मोस्ट बैकवर्ड जाति को भागीदारी दे रहे हैं, क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड जाति इनको उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाई। और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि यही मोस्ट बैकवर्ड की जाति उनको उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता से बेदखल करेगी और 2024 के भी सत्ता से दूर करेगी, ये आप जान लीजिएगा। चलिए प्रशांत जी, आप कुछ कर रहे थे, कहिए जल्दी से। हम केवल एक ही नीति पर काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम जाति आधारित कोई निर्णय नहीं है। हमने कितना काम किया है उत्तर प्रदेश में जो हमने काम किया है वो अभूतपूर्व है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है और जनता हमसे जुड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल है आपके मंत्रिमंडल के लोग। हर्ष जी, अभी प्रशांत जी को बोलने दीजिए, अभी मैंने आपको मौका दिया था ना बोलने का। प्रशांत जी को बोलने दीजिए। प्रशांत जी कहिए। बात करेंगे भैया, आप ये जब समाजवादी पार्टी वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बेरोजगारी पर अभी बोल रहे थे। बेरोजगारी पर आपने 4 वर्ष में, 5 वर्षों में 2012 से 17 तक आपने कुल 2,05,000 नौकरियां सरकारी दी थी। सतीश जी, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ,
एक मिनट सुन लीजिए कपिल जी सुन लीजिए। मित्र आपकी तरह झूठ समाज करना डीएनए में नहीं है समाजवादी पार्टी की। समझ रहे हैं आप लोग की मीटिंग से भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी की पेंडेंसी है। आप पहले बोले कि आपने वादा किया कि आप एक साल में 4 लाख नौकरियां देंगे, आप अगले साल में कर रहे हैं। ये मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है। आपने 5 वर्ष में 2,05,000 नौकरियां की थी कुल मिला के। यानी आप शांत रहिए, पहले शांत रहिए भैया। अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने दीजिए ना। 12 करोड़ मैंने सुन लीजिए, अपना खींचा देख लीजिए भैया, आईना देखिए, आईना पहले आईना देखिए। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपने क्या किया। पहले आप समझिए कि आपने किया क्या है। आपने कुछ किया नहीं, दूसरों पर आरोप करते रहते हैं। केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हुआ आपकी सरकार में, और कुछ नहीं हुआ। केवल भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने, और कुछ नहीं किया। आप लोग समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है, अराजकता की जनक है, अराजकता की प्रेरणा है। इसने ही अराजकता को और भ्रष्टाचार को उत्पन्न किया है। आप हमारी बात सुनिए भैया। और आज तक आपका मोदी कोई वादा करते नहीं है। आप कराए 15 लाख करोड़ 15 करोड़ रुपए कहा है। अरे कभी जी बीपी हाई हो जाएगा आपका भाई, पानी पी लीजिए। अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा भाई साहब। आप जैसे लोग जो भूखे होते हैं, जिसके पास अरे भाई साहब पानी पी लीजिए, पानी। जिसके पास आंकड़े नहीं होते। चलिए कपिल जी, आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ मैं, उसके बाद प्रशांत जी से भी एक कमेंट लूंगी इस बहस में। कहीं ना कहीं आप घोटालों, प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगी मैं, आपके पास भी आऊंगी। पहले मेरी बात पूरी कर कहिए। मेरा विषय ये कि 2012 से लेकर 17 तक इनके जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 5 वर्ष में कुल 2,05,000 रोजगार दे पाए। हमारा 4 वर्ष अभी हुआ है, हम 4 लाख रोजगार ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ODPD योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं। आप रोजगार पर कुछ चर्चा करते हैं भैया, आप सुनना सीखो ना यार। अरे ईश्वर ने आपको 2 कान दिए, 1 मुंह दिया। 2 बार सुनो, 1 बार बोलो कपिल जी। आप तो बोले ही जा रहे, सुनी नहीं रहे हमारी। एक तो आवाज समझ में नहीं आ रही, बगीचा जी इनकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे क्या बोल रहे हैं। चलिए कपिल जी एक कमेंट आपसे लेना चाह रही हूँ, उसके बाद प्रशांत जी से लूंगी। आप कह रहे घोटालेबाजों की पार्टी, तो ये गोमती रिवर फ्रंट का जो सपना दिखा रही थी समाजवादी पार्टी, एक बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। तो अब फिर किससे घोटालेबाज कहें हम? राकेश बघेल जी, वही तो घोटाले में सबसे आगे इनका कहना सामने आ रहा है। सीबीआई तो एक भी समाजवादी पार्टी के लीडर क्या सामाजिक। अरे रिवर फ्रंट घोटाला इन्हीं का है ना, कि हमारी इन्हीं की सरकार में वो घोटाला है। इनको बताना चाहिए ना पिछले का काम क्या होता है। अरे इनका मैं बताता हूँ आपको, समाजवादी पार्टी का। कपिल जी आप उस घोटाले के बारे में बात कीजिए ना। गोमती रिवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट था समाजवादी पार्टी का, उस पर बात कीजिए ना, आप उस पर जवाब दीजिए पहले। रिवर फ्रंट पे बताइए कपिल जी। और वो भी जब घर हो गई 3 महीने के अंदर 3 महीने में चाकरी डाली गई। कबीर जी, आदरणीय कबीर जी, अरे भाई साहब, बगीचा जी मेरा आपसे एक प्रश्न है, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? कपिल जी थोड़ा सा सांस लीजिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप वो जो मैं जो जवाब लेना चाह रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। चलिए प्रशांत जी आपसे भी एक कमेंट लेना चाह रही हूँ मैं, कपिल जी से भी। प्रशांत जी आपसे भी एक कमेंट लेना चाह रही हूँ मैं। प्रशांत जी एक कमेंट आपसे भी लेना चाह रही हूँ। पानी पी लीजिए, पहले कपिल जी को पानी पीने के लिए कहिए। बिल्कुल, वो तो यहाँ मेरे मित्र। प्रशांत जी कमेंट में आपसे भी लेना चाह रही हूँ, आप जवाब देना चाहेंगे? कपिल जी एक मिनट शांत हो जाइए। प्रशांत जी एक सवाल मेरा आपसे है, एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मुस्लिम एक, लेकिन एक और आप उससे मंत्री बनाने जा रहे हैं वरुण गांधी, जो कहते हैं कि मेरी भतीजी को डर लगता है मुसलमानों से। प्रशांत जी मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, ये बात तय हो गई है।
अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के काफी मुस्लिम प्रशांत जी, मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक, लेकिन एक और आप उस चेहरे को मंत्री बना रहे हैं जो कहता है कि मुस्लिमों की दाढ़ी से मूंछों से डर लगता है। नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं है वरुण जी, इस चलिए। प्रकार का कोई बयान नहीं जो आप कह रही हैं, ऐसा कोई बयान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है अभी 2 दिन पहले, वहाँ सारे 26 मुस्लिम लोगों ने हमें वोट किया है, और ये दिखाया है कि मुसलमान आप मुसलमान को दिलवाना नहीं चाहते समाजवादी पार्टी से। अरे भैया कभी जी मुझे बोलने दो भाई, आप तो बोलने नहीं देते भाई, ये किस प्रकार, अरे ऐसे डिबेट होता है क्या? आप ऐसे डिबेट होता है नहीं, ये कोई तरीका नहीं बात डिबेट करने का। भाई ये बोलने नहीं देते, आप इंटरव्यू कपिल जी, प्रशांत जी को बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए उन्हें बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अरे कपिल जी मैं चला दूं, आप ही बोल लीजिए। भाई देखिए वनीशा जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इनको तो डायरेक्टली समझाया नहीं जा सकता, कपिल जी केवल बोल रहे हैं। ईश्वर ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया, इसलिए ये कहने के लिए कि आप दूसरों को 2 बार सुनिए और 1 बार बोलिए। कपिल जी देखिए फिर बोल रहे हैं। तो प्रशांत जी आप भी बोलिए ना, अगर वो बोल रहे तो आप भी कहिए, आप अपनी बात रखिए। मेरा गला पड़ गया चिल्ला चिल्ला के, भाई इतना जोर जोर से बोल रहे हैं। पहले इनको चुप करिए भैया, तभी तो बोलूं। अरे प्रशांत जी आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज यहाँ तक पहुंच रही, दर्शकों तक भी पहुंच रही है, आप अपनी बात रखिए। नहीं, लेकिन इनकी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कपिल जी थोड़ा कपिल जी शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। चलिए कहिए प्रशांत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ 2 दिन पहले, उसमें 26 मुस्लिम सांसद सदस्य, देखिए वो 24 चुप नहीं हो रहे हैं। अरे क्या हो गया भैया? अरे भाई साहब कपिल जी कैसे नाराज हो भाई आप? कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हो बस। दर्शक अपना समय आपको याद नहीं है, हाई कोर्ट ने इनको टिप्पणी करी थी, हाई कोर्ट का कपिल जी जरा शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए, तभी तो वो जवाब दे पाएंगे। चलिए अब कपिल जी शांत है, अब आप कहिए, लेकिन आपको जवाब देना होगा प्रशांत जी, जो मैंने आपसे पूछा है, कहिए। कपिल जी आपको कसम है अगर आप बोले तो। बस नहीं भैया मैं थक गया हूँ, मेरे गले में दर्द हो गया है, प्लीज चुप हो जाओ। अब देखो अगर मैं विषय रख दूं, आप मुझे अवसर दें तो मैं विषय रखूं। कपिल जी ऐसे तो बहस हो ही नहीं पाएगी, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे उन्हें। नहीं आप बोलने ही नहीं दे रहे भाई, ये कोई बात थोड़ी ना है कपिल जी, आप अपने समय पर बोलिए। यहाँ कोई कुश्ती नहीं हो रही है कपिल जी, यहाँ कुश्ती थोड़ी ना हो रही है। हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग यहाँ टीवी पर बैठे हुए हैं, अपनी बात रखें, अपने समय पर अपनी बात रखें। मैं बोलना चाहता हूँ तो आप बोलने लगते हो। एक मिनट कपिल जी 1 मिनट मेरे को बोलने तो कीजिए मेरे मित्र। चलिए कपिल जी समय बहुत कम था, आपकी पूरी बहस में आप ही बोलते रहिए, प्रशांत जी से जवाब लेने दीजिए ना, ताकि आप भी सवाल कर पाए उनसे। प्रशांत जी अब आप कहिए, कपिल जी अब कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी आवाज डाउन है, कहिए। मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम का भाजपा के प्रति जो लगाव है वो स्पष्ट हो गया है जिला पंचायत चुनावों से। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कितने मुस्लिम सदस्यों ने, बसपा के मुस्लिम सदस्यों ने, सबने भाजपा को वोट किया है, हमको जिताया है चुनाव, और उन्होंने विश्वास दिखाया कि अब हम समाजवादी पार्टी के शोषण का शिकार नहीं होंगे। अब हमें केवल मुसलमान के लिए मुसलमान बोलने वाला नहीं, मुसलमान के लिए करने वाला पार्टी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने उनके लिए मकान बना कर दिए। देखिए आप चुप नहीं हो रहे। अरे कबीर जी कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको? चलिए कपिल जी और प्रशांत जी, समय बहुत कम था, इतना ही समय था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें अब क्या मंत्री साधेंगे समीकरण, ये चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इस पूरे ही कैबिनेट विस्तार में कहीं न कहीं यूपी पर फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें सभी दलों को साधने की कोशिश की जा रही है, और कहीं न कहीं ये भी डर है, या ये कहें क्योंकि ये विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को ये डर है कि जो दल बदलू नेता है वो कहीं घर वापसी ना कर ले। कई मंत्री नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें भी साधना है। 2024 में चुनाव आ रहे हैं लोकसभा, ऐसे में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।